हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। इसमें हम लोग ये स्टडी कर रहे थे कि मैटर को मेजर कैसे करते हैं। जैसे आप कुछ भी बाजार में लेते हैं तो मेजर करते हैं ना, पोटैटो 1 kg चाहिए या फिर आपके पैंट की लेंथ क्या चाहिए, शू का साइज क्या चाहिए। वैसे ही मैटर जो होता है उसको भी हमको मेजर करना होता है, लेकिन हम नॉर्मल चीजें जो यूज करते हैं मेजर करने के लिए उससे उसको नहीं कर पाते। तो ये चैप्टर में हम वो सीखेंगे। आज इसका लेक्चर 2 कर रहे हैं हम लोग। लेक्चर 1 में मैंने आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया था कि कैसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, स्टार्ट में आप कुछ मिक्स करते हो, केमिकल रिएक्शन के कुछ बनता है, इसका वेट और इसका वेट सेम होता है। इससे पता चलता है कि ये जो भी हम लोग स्टार्ट में यूज कर रहे हैं उतना ही बाद में बनेगा। इसके 2-3 एग्जाम्पल्स दिए थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर किया था, सेम जो मैंने इसके पहले बताया वो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि H2O हो या CO2 हो तो उसमें कैसे प्रोपोर्शन होता है। जो प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होता है, आप यहाँ का पानी ले लो, अमेरिका का पानी ले लो, चाइना का पानी ले लो, जब भी कहीं का भी पानी लेंगे तो उसमें 1:8 का रेशियो होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक साइंटिस्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था और फिर इसके आगे हम एटम पे आ गए थे जिसकी साइज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बताया था कि एटम बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप जो रेगुलर यूनिट्स यूज करते हो ना, जैसे किलोग्राम है, वो आप एटम्स में नहीं यूज कर सकते। आप हाइट या लेंथ मेजर करने के लिए मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर ये सब यूज करते हो ना, सेंटीमीटर। एटम में वो भी प्रॉब्लम आता है बिकॉज एटम बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसके बाद तो हम एटम के अंदर भी कुछ चीजें वो भी देखने वाले हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सोचिए वो कितना छोटा होगा। इसलिए एटम का आपको साइज मेजर करना है तो हम लोग एटॉमिक रेडियस यूज करते हैं। उसके लिए यूनिट्स कौन से होते हैं? नैनोमीटर। ठीक है, नैनो मतलब छोटा होता है ना। टाटा नैनो कार याद है, छोटी कार इसलिए नैनो। तो वैसे ही बहुत ज्यादा छोटा यूनिट इसलिए उसको बोलते हैं नैनोमीटर। आपको सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब पता था, अब नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? 1 मीटर इज 10⁹ नैनोमीटर। मतलब आप समझो 1 मीटर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नैनोमीटर। सिर्फ 1 मीटर इतना होता है। 1 मीटर मतलब कितना? 3 फुट जितना। ठीक है, वो इतना ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है कितना बड़ा है? तो नैनोमीटर एक बहुत ही छोटा यूनिट है, इसलिए हम उससे एटम की साइज मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब हम लोग आते हैं मास ऑफ एन एटम पे। अगर आपको एटम का मास मेजर करना है तो क्या करेंगे? अगर मैं आपको कुछ चीज दूं, मैं आपको बोलूं कि आपका मास क्या है बताओ यार, तो आप क्या करोगे? आप वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओगे, करेक्ट, और बता दोगे कि आपका मास क्या है। लेकिन एटम का कैसे मास पकड़ोगे यार? एटम को तो आप पकड़ के हाथ में ले भी नहीं सकते वेइंग स्केल पे रखने के लिए। ऐसा नहीं कि एटम भाग जाएगा, एटम आपको दिखेगा ही नहीं। तो आप एटम का मास वेइंग स्केल पे रखकर नहीं मेजर कर सकते। इतनी बात तो समझ में आती है ना। मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेंटर में होता है ना एटम के, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। तो ये जो सेंटर होता है ना, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इसके आजू बाजू घूम रहे होते हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर। याद रखना ये वर्ड, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? ये इट इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर। तो अगर लेट्स से आपने कार्बन कंसिडर किया तो कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अभी के लिए आप समझ लो ये है, तो उसका एटॉमिक मास नंबर क्या आएगा? 6 + 6 विच इज 12। ओके, समझ में आया एटॉमिक मास नंबर? काफी सिंपल है। अगर मैं हीलियम लेता हूं, हीलियम गैस पता है ना, बलून में भरते हैं तो बलून एकदम हवा में ऊपर उड़ जाता है। जब बलून में आपको हवा भर के देते हैं तो ज्यादा ऊपर नहीं जाता, लेकिन हीलियम भरेंगे तो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ के जाता है। और हीलियम गैस का आपने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस देखा होगा कि कुछ लोग उसको इनहेल करते हैं और अलग अलग आवाजें निकालते हैं। करना नहीं चाहिए बिकॉज हीलियम गैस बहुत डेंजरस गैस है। तो हीलियम का अगर आप न्यूक्लियस देखें तो उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसका एटॉमिक मास नंबर क्या आया? उसका एटॉमिक मास नंबर आया, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ऐड करो, 2 + 2 विच इज 4। ओके, तो हम बात कर रहे थे मास की। अब ये बोल रहा है एन एटम इज वेरी टाइनी। ये हमको ऑलरेडी पता है, बहुत छोटा है, आंख से देख भी नहीं पाओगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा। देन हाउ डू वी डिटरमाइन इट्स मास? पहले वेइंग स्केल तो नहीं था ना,
तो अगर हम किसी चीज़ का मास निकालना चाहते हैं, देखो एटम का तो वेइंग स्केल से निकाल ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? यूनिट्स यूज़ करते हैं। अगर किसी चीज़ का लेंथ मेजर करना है तो हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये सब यूज़ करते हैं ना। ये सब आया कहाँ से? ये सब किसी ने तो स्टार्ट किया होगा, किसी ने बताया होगा भाई इतना हुआ तो 1 मीटर। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे शुरू होता है। लेट्स से मैंने आपको ये 4 चीज़ें दे दी यहाँ पे। एक मग है, एक छोटी बॉटल है, एक बहुत बड़ी बॉटल है और एक वाटर टैंक है। ठीक है, तो अगर मुझे मेजर करना है कि किस में कितना पानी आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं रेफरेंस ले सकता हूँ ये मग को। ठीक है, ये मग में मैं पानी भरता हूँ और ये बॉटल में डाल देता हूँ। ठीक है, तो पता चलता है कि ये एक पूरा मग ये बॉटल को इधर तक भरता है। जब ये दूसरी बार मैं मग लूंगा तो ये बॉटल पूरी भर जाती है। इसका मतलब ये बॉटल का मेजरमेंट कितना है? ये बॉटल का मेजरमेंट है 2 मग्स, क्योंकि इसमें 2 मग पानी आया। सिमिलरली आपने यही मग ये बॉटल में भरा तो ये एक बार पानी भरा, 2 बार भरा, तीसरी बार भरा और तीसरी बार में ये फुल हो गया। ठीक है, मग में भी पानी नहीं और बॉटल पूरी फुल हो गई, मतलब इसका मेजरमेंट हो गया 3 मग्स। फिर आपने ये टैंक भरा, पनिशमेंट है, बहुत टाइम लगने वाला है। आप भरते 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 आपको पता चला कि 100 मग्स भरा तब ये टैंक फुल हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं? ये टैंक का मेजर है 100 मग्स, ये बॉटल का 3 मग्स, ये बॉटल का 2 मग्स। बट मग नाम सही नहीं लग रहा तो चेंज कर देते हैं लोग। लेट्स से आपका नाम पांडे है तो 1 पांडे, तो ये इसमें कितना है पानी? 2 पांडेज, इसमें 3 पांडेज, इसमें 100 पांडेज। ऐसे ही कर करके यूनिट्स आए। तो लीटर एक डिफाइंड था, इतना सा होगा कुछ एक मेजरमेंट, तो उसको लीटर बोल दिया, तो उसको बोला 1 लीटर। तो ये बॉटल में अगर इतना 2 बार आया तो उसको बोला 2 लीटर, इसमें 3 बार आया तो 3 लीटर, इसमें 100 टाइम्स आया तो 100 लीटर। तो ऐसे ही करके यूनिट्स बनते हैं। अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस कैसा होगा? एक पर्टिकुलर इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस बोलेंगे भाई ये है 1 सेंटीमीटर, फिर इसके हिसाब से बाकी जो भी मेजर करेंगे वो आते जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही एटम्स में भी है। क्या किया है देखो एटम्स में, तो जब एटम में ये प्रॉब्लम आ रहा था तो साइंटिस्ट ने बोला कि हम लोग भी मग लेते हैं। मग नहीं, मग तो एक रेफरेंस था ना, एक रिलेटिव चीज थी, मग के हिसाब से हमने बाकी चीजें निकाली। वैसे ही इन्होंने बोला एटम में भी हम सेम चीज करते हैं, हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मास यूज करते हैं। रिलेटिव मतलब एक से दूसरे का जो रिलेशन होता है, जैसे हमने मग को बॉटल से, टैंक से रिलेट किया, वैसे ही यहाँ पे रिलेटिव मास ऑफ एन एटम यूज किया। किसको किया? बेसिक यूज। A reference atom was required for expressing the relative mass of an atom. Reference मतलब जिसको बेसिक बनाया, जैसे हमने मग लिया था। The hydrogen atom being the lightest was initially chosen as the reference atom. स्टार्ट में इन्होंने हाइड्रोजन एटम को ले लिया, बोला हाइड्रोजन के हिसाब से हम बाकी सारी चीजें मेजर करेंगे। जैसे हमने एक मग के हिसाब से बाकी सारी बॉटल्स, टैंक्स मेजर किया था। The relative mass of a hydrogen atom which has only one proton in its nucleus. हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसका मास जो है रिलेटिव मास वो 1 ले लिया। डिसाइड कर लिया कि चलो इसको नाम देते हैं 1। हो सकता है उसका मास 0.000000 समथिंग होगा, वो लिखने से अच्छा बोल दिया भाई इसको नाम दे देते हैं 1, फिर इसके हिसाब से हम बाकी सब निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने मग को नाम दे दिया था लीटर या पांडे, कुछ भी दे सकते हो। Therefore, the magnitude of the relative atomic masses of various atoms became equal to their atomic mass number. जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। चलो एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एटम ऐसा होता है, आपको पता है ना, बीच में न्यूक्लियस होता है और बाजू में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमते रहता है। तो हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसका मास ले लिया 1। ये उन्होंने स्टार्ट में किया था, ठीक है, बाद में हाइड्रोजन को भगा दिया, बोला नहीं यार तू अच्छा रेफरेंस नहीं है, लेकिन पहले जो किया था वो बता देता हूँ। फिर अगर मैं ऑक्सीजन लूँ तो ऑक्सीजन का जो सेंटर है न्यूक्लियस, उसमें 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर एक प्रोटॉन का वेट या मास हमने 1 ले लिया तो 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, 8 + 8 क्या आ जाएगा? 16। तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 16। वैसे ही नाइट्रोजन में सेंटर में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 7 + 7 क्या आ जाएगा? 14। इन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल ले लिया। ठीक है, तो हमको मिल गया हाइड्रोजन के हिसाब से, अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन 16 है और नाइट्रोजन 14 है। ठीक है, ये रेफरेंस से बना लिया। लेकिन आगे जाके तकलीफ होने लगी कि जो मासेस थे वो डेसिमल में आने लगे या प्रॉपर नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने बोला यार रेफरेंस जो है हम चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने मग लिया था और किसी को पसंद नहीं आ रहा, तो उसने बोला यार मग के जगह पे हम लोग एक दूसरी एक बॉटल ले लेते हैं जो इजीली हम लोग को हेल्प करेगी करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने वो रेफरेंस चेंज करके कार्बन कर लिया। तो कार्बन कैसा होता है देखो,
कार्बन में बीच में सेंटर में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब उसका वजन इन्होंने बोला चलो यार इसको ले लेते हैं हम लोग 12। ठीक है, अगर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का वजन मिला के 12 है तो आपको दिख रहा है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का 1 मास होगा, करेक्ट। हर एक का 1 होगा, इसलिए 6 प्रोटॉन का 6, 6 न्यूट्रॉन का भी 6, 6 + 6 टोटल हो जाएगा 12। तो वैसे ही इन्होंने बाकी सब चीजों का मास निकाला। जैसे ये यहां हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 + 8 कितना आ जाएगा 16। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो उसका वेट आ जाएगा 1। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन, तो 7 + 7 आ जाएगा 14। तो ये सब किसके रेफरेंस से बनाया, कार्बन को 12 लिया। याद रखना है बच्चों, कार्बन ये जो 12 है ये रिलेटिव मास है। ऐसा नहीं है कि कार्बन को वेइंग स्केल पे रखा तो वेइंग स्केल पे आंसर 12 आने वाला है, उसका जो वेट है वो तो कुछ और ही आएगा, लेकिन रिलेटिव मास के लिए इसको डिफाइन कर दिया कि 12 है, तो इसके हिसाब से हमने बाकी सब कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर कोई टेक्निकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला। आगे जब आप साइंस लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेफरेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही सब उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर बोला है 1961 में कार्बन एटम को सिलेक्ट कर लिया था रेफरेंस एटम, और इसमें रिलेटिव मास ऑफ कार्बन एटम वाज एक्सेप्टेड एज 12। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कंपेयर टू कार्बन एटम बिकम्स 12 × 1/12, 12 कैंसिल 1। हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था 1 आएगा। वैसे ही बाकी सब चीजों का मास इन्होंने निकाला, और आपको ये टेबल दिया गया, ये टेबल कंप्लीट करने बोला है। ये टेबल में जो वैल्यूज है मैं भर के दे रहा हूं आपको, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आपको कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक एटम में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है वो पता होगा तो ही आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो। तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशन तो याद रखना ही पड़ेगा, तो आगे जाके वो याद रखना ही है। अभी भी याद कर सकते हो तो कर लो। 9th स्टैंडर्ड में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज ना पूछी जाए, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है वही पूछी जाए। ठीक है, तो ये जो मिसिंग वैल्यूज है मैं भर के दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने भर दिया है, ऑक्सीजन इज 16, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था तब भी आपको बताया था। सोडियम इज 23, एल्यूमिनियम इज 27, बाकी सारी वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे भर दी। तो ये कॉपी कर लो, ये टेबल अच्छे से बना लो। ये माइनस नहीं है बच्चों, ये ब्लैंक था, उसके जगह पे 16 लिखा है। ऐसा मत करना कि सोडियम का -23 है सर ने बोला। अरे मास नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम मास क्या होगा? 0, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मास नेगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस मत देखना, ये नॉर्मल नंबर है 16, 23, 27, 31। अच्छा, हीरो बन के इसको ग्राम मत बोल देना। मैंने बोला क्या ग्राम? किधर भी मैंने ग्राम नहीं बोला, ये ग्राम नहीं है, ये रिलेटिव मास है। ठीक है, नॉर्मल नंबर, इसमें कुछ अभी हमने यूनिट डाला नहीं है, आगे जाके हम वो भी डालेंगे। आया समझ में? टुडे वी हैव हाईली एक्यूरेट मेथड्स फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एन एटम डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि वेइंग स्केल आ गया है, लेकिन एटम का मास मेजर करने के लिए इन लोग एक नए टाइप का एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं जिसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। आपके लेवल के लिए बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, आपको शायद लैबोरेटरी जो स्कूल में उसमें भी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करके एटम का मास निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ना हाईली एक्यूरेट मेथड्स, इससे एकदम सही से एटॉमिक मास मिल जाता है। हेंस इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मास, जो मैंने अभी आपको सिखाया ना कि कार्बन का 12, ठीक है, यूनिफाइड मास हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। इट इज कॉल्ड डाल्टन। डाल्टन ने बहुत काम किया था केमिस्ट्री में, इसलिए उसके नाम पे उसको दे दिया। मैंने जैसे पांडे बोला था ना, वैसे इन लोगों ने डाल्टन नाम दे दिया। इट्स सिंबल इज यू। जैसे हम लोग देखो ग्राम का जी यूज करते हैं, करेक्ट, मीटर का एम यूज करते हैं, वैसे डाल्टन का हम लोग यू यूज करते हैं। ठीक है, और 1 यू की वैल्यू क्या है? 1 यू, अब ये मास है ना, हम लोगों को मास में क्या समझ आता है? किलोग्राम, राइट। हम लोग जब भी वेट मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, तो हम किलोग्राम में ही करते हैं। तो ये जो डाल्टन है, ये एटम का मास मेजर करने के लिए, तो हम लोग इसको भी किलोग्राम से लिंक करते हैं ताकि हमारे समझ में आए। तो उन लोगों ने निकाला कि 1 यू मतलब 1 डाल्टन का किलोग्राम में क्या कन्वर्जन है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये आगे का नंबर याद नहीं रखोगे तो चलेगा, सिर्फ 1.66 इंटू 10⁻27 kg। 10⁻27 मतलब ये 0.0000 इतना छोटा आने वाला है। एटम है, हमको पता ही है छोटा आएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम हो सकता है कि 1 यू का कन्वर्जन क्या है। केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल सिंबल्स आपने पढ़ा था आगे के स्टैंडर्ड्स में, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बर्जेलियस ने जो निकाला ना इन्वेंशन, हम लोग अभी वही यूज करते हैं केमिकल को नेम करने के लिए।
तो जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, ठीक है। अभी जनरली ये टेबल जो पीछे दिया है वो टेबल देख लेते हैं। जनरली जब भी आप कोई केमिकल को या एलिमेंट को नेम करते हैं तो 2 लेटर्स मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो यहां पे देख लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंगल लेटर है H, उसका सिंबल क्या है H, तो खाली H लिखा तो समझ जाएगा हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद है हीलियम। अब मैं खाली हीलियम भी H से शुरू होता है, H लिख दूंगा तो कंफ्यूजन होगा कि हाइड्रोजन है कि हीलियम, तो हम लोग उसका नेक्स्ट इसमें लिखते हैं HE, HE मतलब हीलियम। याद रखना है सेकेंड लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल होगा, ओके। फिर आता है लिथियम, लिथियम क्या आता है, लिथियम इज Li। फिर है बेरिलियम, बेरिलियम इज Be, ऐसे कर करके। बोरॉन इज खाली B, कार्बन इज खाली कैपिटल C। तो सारा जो एक एक नंबर वाला एक एक सिंबल वाला है वो कैपिटल ही होगा। नाइट्रोजन N, ऐसे मत लिख देना कि अरे नाइट्रोजन का N हम ऐसे लिखते हैं, छोटा नहीं आएगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, ओके। ऑक्सीजन का है O, फ्लोरीन का है F, नियॉन का है Ne, सोडियम का है Na। अभी आपको लग रहा है यार सोडियम का नाम तो सोडियम है, Na कहां से आया? इसके लैटिन नेम्स जो थे ना उसके बेसिस पे इसका नाम आता है। तो सोडियम को नेट्रियम या नाट्रियम करके बोलते थे, इसलिए उसका सिंबल आता है Na, ठीक है, नाट्रियम से। मैग्नीशियम का सिंबल आता है Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गॉन का Ar, पोटेशियम का K, क्योंकि पोटेशियम का नाम था कैलियम तो कैलियम से K आता है, इसलिए पोटेशियम में देखो कहीं पे K नहीं है लेकिन फिर भी उसका सिंबल K आ रहा है। और कैल्शियम का है Ca, ओके। खाली C क्यों नहीं रखा? बिकॉज खाली C कार्बन ने बोला भाई मेरा है, तो कैल्शियम के पास बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं था, तो उसको C और साथ में छोटा एक A देना पड़ा। आप समझ रहे हो मैं क्यों बता रहा हूं ये? जब भी कोई मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूं तो सपोज मैंने ऐसे लिखा CaCO3, ठीक है। अब ये CaCO3 लिखा तो उसमें समझ में आना चाहिए कि जो Ca है वो एक साथ कैल्शियम है और ये C और O अलग अलग है, क्योंकि दोनों कैपिटल है। देखो दोनों कैपिटल है, मतलब ये कैपिटल यहां पे एक एलिमेंट है और यहां पे एक एलिमेंट नया आ रहा है। तो C क्या होता है? C होता है कार्बन और O क्या होता है? O होता है ऑक्सीजन। तो मुझे पता है कि CaCO3 में क्या है, CaCO3 में एक एटम Ca का है, एक कार्बन का है और 3 ऑक्सीजन के, वो सब मिलके ये वाला केमिकल बनाते हैं। हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा था ना, चैप्टर शुरू किया था, याद नहीं रखना, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि सिंबल कैसे यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका सिंबल क्या है। आपको है ना अभी ऐसा लगेगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है याद करना, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब याद हो जाएगा। आप बार बार इसको रीड करते रहेंगे, रेफरेंस करते रहेंगे तो आपको याद होना ही है, ठीक है। मैं जब 9th में था तब मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन बाद में एकदम आराम से ये याद हो गया था। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो याद करनी ही पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी याद करने में, लेकिन एक बार थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया, समझा, अच्छे से बैठकर याद किया तो याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे सिंबल्स कौन डिसाइड करता है? ऐसा नहीं कि आपकी क्लास में एक बच्चे ने बोला यार मैं कार्बन को C बोलूंगा, दूसरा बोलेगा नहीं यार कार्बन को मैं K बोलूंगा, ऐसे करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से एलिमेंट को क्या सिंबल देंगे। फिर पूरी दुनिया वाले वो सेम सिंबल्स यूज करते हैं ताकि कहीं पे भी कोई साइंस का स्टडी कर रहा हो उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है वो इंडिया आएगा तो ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में कार्बन का सिंबल M है और इंडिया में आके C बन गया, है ना। जो वहां पे सेम यहाँ पे होगा, बिकॉज ये IUPAC ने डिसाइड किया हुआ है। तो ऑफिशियल नेम्स है, सिंबल्स है, वो एकदम स्टैंडर्ड है। मैंने आपको बताया ऑफ द 2 लेटर्स द फर्स्ट इज रिटन एज कैपिटल लेटर एंड द सेकंड इज स्मॉल। ये सब किसने डिसाइड किया था? फर्स्ट टाइम किसने ये मेथड निकाला था? बर्जेलियस, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। Atoms of some elements such as helium, neon have independent existence. It means that these elements are in monoatomic molecular state. अब ये सब पढ़ के monoatomic ये सब देख के बहुत डर लगता है, तो मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ कि मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। अभी लेट्स से हीलियम है, हीलियम का एटम एकदम मस्त है, वो अपने आप से अकेला रह सकता है, उसको ऐसा नहीं चाहिए नहीं यार मेरे साथ कोई खेलने को 2-3 लोग चाहिए तो ही मैं रहूंगा, मैं अकेला नहीं रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलता। हीलियम बेचारा अकेला खेलते रहता है। लेकिन वहीं पे अगर ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन तो एकदम इंट्रोवर्ट है, बोलता है नहीं यार मैं अकेले तो नहीं रहूंगा, मुझे साथ में एक ऑक्सीजन तो चाहिए।
तो ऑक्सीजन जो है वो अकेला कभी मिलता ही नहीं है। ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन साथ में होंगे ना तो ही वो एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला वो बेचारा मर जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो दो एटम से बना हुआ है, दो ऑक्सीजन एक साथ आके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। वैसे ही नाइट्रोजन में भी N2 होता है। ठीक है, इसलिए आपने कहीं पे सिंबल देखा होगा ना O2, O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे ही अगर आप नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन भी N2 है। ओके, अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल देखोगे तो वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, ये तीनों मिलते हैं तब जाके वाटर बनता है। आप बोलेंगे अरे सर ओ तो अकेला रह ही नहीं सकता। कहां अकेला है भाई, ओ के साथ हाइड्रोजन है ना, ये लोग सब साथ में खेल रहे हैं ना। तो हर एक एलिमेंट की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। जो एलिमेंट अकेला रह पाता है उसमें देखो He में दो हीलियम एटम होने की जरूरत नहीं है, वो अकेला रह सकता है। वैसे आर्गॉन है वो भी अकेला रह सकता है। ठीक है, तो ये होता है मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूल। तो यहां पे वही चीज लिखी है। तो मोनो एटॉमिक जो वर्ड आया था ना, देखो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, ये ऐसे एटम्स हैं जो अकेले रह सकते हैं। ठीक है, ये इंट्रोवर्ट है, इनको पार्टी करना पसंद नहीं। तो हीलियम जो है वो अकेला बेचारा हीलियम ऐसे ही रहता है। नियॉन जो है वो अकेला नियॉन रहता है। ठीक है, दिख रहा है, एक ही एटम, मोनो मतलब सिंगल, तो एक ही एटम, मोनो एटम। सिंगल एटम बोलते तो कितना इजी हो जाता, पर समझ लो मोनो मतलब सिंगल। तो ये हीलियम और नियॉन जो है वो सिंगल एटम अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं। पर मैंने आपको बताया ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये लोग को कंपनी चाहिए, ये लोग अकेले नहीं रहेंगे, इनको फ्रेंड्स चाहिए। तो देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में रहते हैं। डाई मतलब टू, डीआई डाई मरने वाला डाई नहीं, डीआई डाई हमेशा टू के लिए यूज होता है। तो डाई एटॉमिक मतलब दो एटम। किसमें दो एटम होते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए। When atoms of different elements combine with each other, the molecules of compounds are formed. मैंने आपको H2O का एग्जांपल दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर पानी बनाते हैं। In other words, compounds are formed by chemical attraction between different elements. अब ये लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों केमिकल अट्रैक्शन आता है, कैसे करते हैं, वो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन कंपाउंड बनता कैसे है, केमिकल अट्रैक्शन या केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके समझ आ गया ना तो आपको मोल कॉन्सेप्ट जो 10th 11th 12th IIT नीट सब जगह यूज होने वाला है, आपको उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इसमें इतना कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कभी समझ ही नहीं पाते, 12th तक पहुंच जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि यार मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोल क्या है। तो हम लोग एकदम बेसिक से इसको करेंगे। थोड़ा ध्यान दो, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम पूरा स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करो कि मैं क्या बता रहा हूं, ताकि आपको जो मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट है और मोल कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले सबसे इजी वाला देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास नाम में दिख रहा है, देखो मॉलिक्यूल का मास। H2O अगर मैंने लिया तो मुझे पता है कि H जो है वो हाइड्रोजन है और O क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास मैंने आपको आगे टेबल में बताया था, याद है, यहां पे देख लो, हाइड्रोजन का मास हमने लिया था एटॉमिक मास 1, और ऑक्सीजन का मास मैंने ये टेबल आपको भर के दिया था। क्या था ऑक्सीजन का मास, नेक्स्ट पेज पे देख लो, मैंने भर के दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मास है 16। ठीक है, तो ये हम लोग को यूज करना है। एटॉमिक मास क्या है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। लेकिन यहां देख लो भाई, हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है। ऐसे नीचे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ना इसको, ऊपर लिखते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, नीचे लिखते हैं उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो दो है, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है भाई, दो एटम है, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ओनली 1। अभी एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो दो का कितना होगा, 1 इंटू 2। एक ऑक्सीजन एटम का 16 है और एक ही है, तो 16 इंटू 1 उसका 16 ही आएगा। अब ये दोनों को मिला के देखो, 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, 16 इंटू 1 आएगा 16। ये दोनों को मिला के ये मॉलिक्यूल बन रहा है। अकेला हाइड्रोजन ये नहीं बना रहा, अकेला ऑक्सीजन नहीं बना रहा, दोनों मिलके, तो 16 प्लस 2 कितना आता है, 18। तो मैं बोल सकता हूं कि H2O जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है भाई, उसका मॉलिक्यूलर मास H का अलग O का अलग ऐड करके आपको आता है 18। ऐसे करके अगर आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पता है तो आप मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है एटम का, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो टेबल यहां पे दिया है अभी के लिए, इतने वैल्यूज तो आप याद कर ही सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऊपर दिया जाएगा, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अब देख लो यहाँ पे इन्होंने वो टेबल में जो मैंने दिया था वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिख के दे दी है। ओके, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है NaCl। NaCl मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। जो सॉल्ट खाते हैं आप घर पे, कॉमन सॉल्ट, वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो Na, याद है ना, पहला लेटर कैपिटल, छोटा लेटर सेकेंड लेटर, मतलब ये एक ही एलिमेंट है। Na मतलब क्या होता है? सोडियम। देखो यहाँ पे Na का कितना है? 23। तो मैं बोल सकता हूँ Na का 23। क्लोरीन का कितना है? Cl। यहाँ पे दिख रहा है क्लोरीन कहीं पे? ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन का है 35.5, तो क्लोरीन का है 35.5। दोनों के बाजू में कुछ दिया नहीं, मतलब 1 1 ही है, एक ही आइटम है। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 23 प्लस 35.5 कितना आता है? 35 में 45.5, 55.5 प्लस 3 और डाल दिया तो 58.5। तो दोनों को ऐड करके मुझे आया 58.5। ये NaCl का मॉलिक्यूलर मास है 58.5। ऐसे कर करके आप सब का मास निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे देखो KNO3, के कैपिटल, के क्या है भाई? के का है 39। उसके बाद एन भी कैपिटल, एन नया देखो, एन कैपिटल 14। ठीक है, फिर O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 16, लेकिन O 3 बार है तो 16 3 बार आएगा, 16 इंटू 3। आया समझ में? ऐसे करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। पक्का? ये NaCl आपको मैं यही फॉर्मेट में निकाल के बताऊं क्या? चलो देख लेते हैं क्या आता है। देखो, तो अगर मैंने आपको NaCl का निकालने बोला तो NaCl आपने लिख दिया। अभी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? Na और Cl दो अलग अलग है, तो यहां पे मैंने लिख दिया Na और यहां पे मैंने लिख दिया Cl। टेबल में हमारे पास Na का वैल्यू दिया हुआ है 23 और Cl का एटॉमिक मास दिया हुआ है 35.5। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? देखो, नंबर ऑफ एटम्स इसमें Na का 1 ही है, क्योंकि Na के बाजू में और कोई नंबर नहीं है, और Cl के इधर भी 1 ही है, तो दोनों का एक एक एटम है भाई, दोनों का एक एक आइटम है। नेक्स्ट है एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ एटम्स। कितना है भाई? 23 इंटू 1, एक ही एटम है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 और एक ही एटम है। वैसे ही क्लोरीन जो है Cl, उसका भी एक ही एटम है, तो उसका मास क्या आएगा? 35.5 इंटू 1। 23 इंटू 1 बहुत डिफिकल्ट है, इट इज 23, एंड 35.5 इंटू 1 भी 35.5। ये NaCl का निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें Na भी है 23 और उसमें Cl भी है 35.5। दोनों को ऐड किया तो आपको मिला 0.5 द 3 प्लस 5 8 और 2 प्लस 3 5, तो आया 58.5। ये क्या है? ये है मॉलिक्यूलर मास, किसका? NaCl का। ऐसे ही आप बाकी सब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ आइटम ज्यादा हो गए, तो सपोज ऑक्सीजन का 3 होता है या क्लोरीन का यहाँ पे 3 होता, तो 35.5 इंटू 3 आता उसका। वैसे कर लेते। ठीक है, तो आप इसमें से एक दो का निकाल लो, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज दिए, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन आता है कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे तूर दाल, मसूर दाल, चना दाल का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। बहुत ही टाइम पास एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल क्या होता है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे। When elements and compounds take part in chemical reaction, it is their atoms and molecules that react with each other. जब कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन क्या हो रहा है? कंपाउंड किससे बने हैं? कंपाउंड बने हैं एटम्स और मॉलिक्यूल से। वो एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, और फिर कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड में बहुत कुछ होता है अंदर, एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू नो द नंबर्स ऑफ देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, तो आपको अगर ये रिएक्शन समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तब जाके ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, तो ही आप रिएक्शन डीप में समझ पाएंगे। However, while carrying out a chemical reaction, it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the numbers of atoms and molecules. The concept of mole is useful for this purpose. Mole measure करना काफी easy होता है, and इसका explanation काफी simple है. A mole is that quantity of a substance whose mass in grams is equal in magnitude to the molecular mass of that substance in daltons. Daltons हमने जो U सीखा था ना छोटा वाला, वो तो एकदम ये पढ़ के ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन है बहुत सिंपल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि NaCl का मास क्या आता है। हम लोग जब इसको मेजर करते हैं तो आता है 58.5। ये 58.5 में यूनिट क्या है? ग्राम है क्या?
बिल्कुल नहीं, ये डाल्टन्स था। डाल्टन्स को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो मोल क्या बोलता है, सीधा इसको ग्राम में लिख दो। जो भी ग्राम में आया ना, ऐसे जो एक मॉलिक्यूल का वेट आया ग्राम में, मतलब 58.5 को मैं क्या लिख दूंगा, 58.5 ग्राम्स। क्या था ये, NaCl ऑफ NaCl। ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ NaCl। ओके। वैसे ही H2O का मैंने आपको निकाल के बताया था। यहां पे देख लो, H2O का हमको पता है कि मॉलिक्यूलर मास आता है 18 U, यूनिट U है देखा, लेकिन उसको लिख दो ग्राम्स। तो अगर मैं 18 U आया, उसको 18 ग्राम्स लिख दिया, क्या है 18 ग्राम्स, 18 ग्राम्स ऑफ H2O। अगर 18 ग्राम्स ऑफ H2O लिया तो वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2O। तो 1 मोल जो है वो हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होगा। यहां पे H2O के लिए 1 मोल कितना था, 18 ग्राम ऑफ H2O। जब मैंने NaCl सॉल्ट लिया तो सॉल्ट के लिए 1 मोल कितना था, 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl। ये कहां से आ रहा है, ये हम लोग उसका एटॉमिक मास ऐड करके निकाल रहे हैं। तो लेट्स से मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कोई और एलिमेंट बोला, लेट्स से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था कि अकेला नहीं रह सकता। ऑक्सीजन में दो मॉलिक्यूल्स ऐसे आएंगे ना, दो एटम साथ में मिलके आएंगे। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, पता है हमको, राइट। देखो यहां पे एक ऑक्सीजन का हमको पता है कि 16 होता है एटॉमिक मास। तो दो का कितना होगा, दो का होगा 32 ना, 16 into 2, पर ये 32 U है। लेकिन अगर मुझे मोल निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, ये 32 U को मैं लिख दूंगा 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ जो ऑक्सीजन है O2, इसको मैं बोल सकता हूं भाई तू है 1 मोल ऑफ O2। ओके। अब ये जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा 1 मोल होगा। अगर मैंने आपको ज्यादा क्वांटिटी दे दी, लेट्स से मैंने आपको बोला कि भाई 32 नहीं, 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास, तो 64 ग्राम मतलब कितना मोल हुआ। तो ये तो आपने यूनिटरी मेथड सीखा था ना, आपको पता है कि 32 ग्राम 1 मोल होता है, तो 64 ग्राम कितना होगा, इसका डबल करूंगा तो 64 हो जाएगा ना, तो 64 मतलब 2 मोल हो जाएगा। ठीक है। ये कैसे आता है, ये फॉर्मूले से आता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। मैंने आपको बोला अगर मैंने आपको 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया तो 64 ग्राम मैंने दिया, मतलब मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स हो गया 64। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस क्या है, 32 ग्राम, तो 32 से डिवाइड कर दिया। 32 1 जार, 32 2 जार, 2/1 क्या होता है 2। इसलिए जब मैंने 64 ग्राम्स लिया तो आंसर क्या आता था, नंबर ऑफ मोल्स क्या थे 2। अब और 2-3 एग्जाम्पल लेके देखते हैं ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए। लेट्स से मैंने आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स दे दिए, H2O, O2, N2, NaCl, KNO3, और सबका मॉलिक्यूलर मास निकालने बोला। मैंने आपको सिखाया कैसे निकालते हैं। H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1। ये मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, याद रख लो, यहाँ पे दिया हुआ है आपको। और मैंने आगे एक टेबल बनाया था, उसमें भी आपको मैंने ये बताया था कि ये टेबल में से आप वैल्यूज निकाल सकते हो अभी के लिए। ठीक है, याद तो आपको करना ही है। फिर H2O क्या होगा, 1 into 2, क्योंकि हाइड्रोजन 1 और into 2, और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो into 16 into 1, बिकॉज ऑक्सीजन कितना है 1। ये दोनों को ऐड किया तो मुझे मिल गया 18। ये यूनिट क्या आएगा 18U। ऐसे मैंने O2 का निकाल लिया, N2 का निकाल लिया, NaCl निकाल लिया। यहाँ पे सारी वैल्यूज दिए मैंने, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया। KNO3 देखो, KNO3 में K मतलब पोटेशियम, उसका है 39, एक ही एटम है तो 1 into 39। फिर कैपिटल N मतलब नाइट्रोजन, तो 1 into 14। और O3, O मतलब ऑक्सीजन, और 3 मतलब 3 है उसके एटम्स, तो 3 into 16। इन सबको ऐड किया, 39 प्लस 14 प्लस 48 आपको आएगा 101U। अब अगर मुझे मोल निकालने के, अगर 1 मोल ऑफ H2O निकालना है तो कितना होता है भाई, मैं सीधा बोल सकता हूं यहां पे से कि 1 मोल ऑफ H2O क्या आएगा, 1 मोल ऑफ H2O आएगा 18 ग्राम्स। ठीक है, मैं अगर बोलूं 1 मोल ऑफ H2O कितना आएगा, 18 ग्राम्स ऑफ H2O। अगर मुझे दिख गया तो मैं बोलूंगा 1 मोल है। अगर ऑक्सीजन का मोल देखना है तो क्या होगा, ऑक्सीजन में 32U है ना उसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ O2 अगर मुझे पता करना है तो इट इज नथिंग बट 32 ग्राम ऑफ O2। तो आपके सामने अगर 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पड़ा है तो आप बोलेंगे अरे ये तो 1 मोल ऑफ O2 पड़ा है। अगर आप एक सांस में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेते तो आप बोलेंगे मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अंदर लिया। वैसे ही N2 देख लो,
N2 क्या है 28U ना, तो अगर मुझे 1 मोल ऑफ N2 निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 1 मोल ऑफ N2 विल बी 28 ग्राम्स ऑफ N2। आपको दिख रहा है, अगर मैं 1 डजन केला लेता हूं तो 12 केला ही होता है। अगर मैं 1 डजन एप्पल लेता हूं तो वो 12 एप्पल ही होता है। ठीक है, कुछ स्मार्ट लोगों को एग्स के बारे में पता होगा, उसमें थोड़ा अलग होता है, लेकिन अभी वो भूल जाओ। अगर मैं 1 डजन नोटबुक्स लेता हूं तो वो 12 नोटबुक ही होती है। तो जब मैं डजन लिखता हूं तो सेम होता है, लेकिन 1 मोल लेता हूं ना तो वो मॉलिक्यूल के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो 1 मोल H2O 18 ग्राम H2O होता है। 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम O2 होता है। 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम N2 होता है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए, सबके लिए अलग होगा। 58.5 ग्राम्स NaCl सॉल्ट अगर आप लेते हैं हाथ में, आपके घर पे नमक तो होगा, उसका 58.5 ग्राम्स लेंगे तो आप बोल सकते हैं दिस इज 1 मोल ऑफ NaCl। ये लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, तो 101 ग्राम्स अगर आपने लिया तो आप बोल सकते हैं 101 ग्राम्स के जगह पे 1 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, ऐसे आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ गया। अब ये मैं इरेज कर रहा हूं और लेट्स से मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं NaCl का। ठीक है, यहां पे NaCl है, या फिर सबसे इजी नंबर कौन सा है यहां पे? वाटर है ना, तो वाटर का ले लेते हैं कि 1 मोल ऑफ H2O है, तो हमको पता है वो 18 ग्राम्स ऑफ H2O होता है। अगर मैंने आपको 54 ग्राम्स ऑफ H2O दिया, ठीक है, 54 ग्राम्स ऑफ H2O दिया, तो वो कितना मोल होगा? अगर 1 मोल में 18 ग्राम है तो 54 ग्राम्स मतलब कितना? आपको नहीं पता तो आप क्या करते थे? यूनिटरी मेथड करते थे ना, इसको x ले लेते, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 1 इंटू 54 इक्वल टू x इंटू 18, करेक्ट? ऐसे करना मत, मैं खाली बता रहा हूं। और मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 18 को उधर भेज दो, तो वहां जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1 इंटू 54 डिवाइड बाई 18, और यहां बचेगा x। 18 1 जार 18 3 जार, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 3। मतलब 54 ग्राम्स ऑफ H2 होता है 3 मोल्स ऑफ H2। ये सब करने से अच्छा अगर आप देखें, आपको पता है कि 1 मोल में 18 ग्राम है ना, तो 54 ग्राम में फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया है कि जो भी आपको दिया गया है ग्राम्स में, डिवाइड बाय 1 मोल में कितना होता है? 18। 18 1 जार 18 3 जार, हो गया काम। देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको फाइंड करने हैं, तो जो भी मास आपको आपके सामने दिया है, जैसे मैंने आपको 54 ग्राम्स वाटर आपको दिया है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब H2O, उसका मास होता है 18, तो 54 डिवाइड बाय 18 मतलब 18 1 जार 18 3 जार, तो 3 आया इसका आंसर। मतलब 54 ग्राम्स में 3 मोल ऑफ वाटर है। अगर मैंने आपको 90 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया तो आप क्या करेंगे? 90 ग्राम्स आपको दिया और मॉलिक्यूलर मास क्या है उसका? 18 ग्राम, सो 18 1 जार 18 5 जार, तो 5 मोल्स हुआ। अगर 180 ग्राम्स मैंने आपको पानी दिया तो कितने मोल्स हुए? 180 ग्राम मैंने आपको दिया और एक मॉलिक्यूल का कितना है? 18। 18 1 जार 18 1 जार 0 जार 10 10 अपॉन 1, मतलब 180 ग्राम पानी अगर आपको दिख रहा है उसका मतलब वो कितने मोल्स हैं? 10 मोल है। ठीक है, तो मोल एक नया यूनिट है जो आपको समझना है। पक्का समझा? अभी ये सब का भी आप निकालो मॉलिक्यूलर वेट और बताओ 1 मोल में कितना ग्राम होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको ये चैप्टर में सिखाए हैं। इसके बाद जो आने वाला है ना, वो है इजी, लेकिन आपको इसके पहले का जो है वो याद होगा, समझ में आया होगा, तो ही आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? कर दो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये चैनल पे मैथ्स साइंस के एकदम डिटेल्ड, एकदम बेसिक से बेसिक डाउट सॉल्व करके मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको लाइन वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।